तो आज जिस चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है कोरिलेशन। हिंदी में इसको सहसंबंध कहा जाता है। कोरिलेशन का मतलब होता है दो वेरिएबल्स के बीच में पाया जाने वाला रिलेशन। अब वो दो वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि प्राइस और सप्लाई में कैसा रिलेशन है, तो आप कहोगे डायरेक्ट रिलेशन होता है, प्राइस बढ़ने से सप्लाई भी बढ़ जाता है। प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन होता है, तो इनडायरेक्ट। तो किसी भी दो वेरिएबल के बीच में जब हम रिलेशन कैलकुलेट करते हैं, रिलेशन के बारे में पता लगाते हैं, दैट इज कोरिलेशन। कोरिलेशन कैलकुलेट करने के तीन मेथड है। सबसे पहला है स्कैटर डायग्राम, सेकेंड वन कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड थर्ड वन स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम केवल दो ही मेथड पढ़ेंगे, स्कैटर डायग्राम एंड कार्ल पियर्सन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। सबसे पहले मेथड की बात करते हैं। नाम से ही पता लग रहा है कि इस वाले मेथड में हम डायग्राम का यूज करेंगे। आपको जो भी वैल्यूज या क्वेश्चन गिवन होता है उसका यूज करके आप एक डायग्राम प्रिपेयर करते हो और फिर उस डायग्राम को देखकर आप पता लगाते हो कि दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन कैसा है। जब भी हम क्वेश्चन को देखकर डायग्राम करते हैं प्रिपेयर, दोनों वैल्यूज को, एक को x पर लिखा जाता है और दूसरे को y पर लिखा जाता है, और फिर हम दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज को इस ग्राफ पर पुट करते हैं। अगर वैल्यूज को पुट करने के बाद आपका जो ग्राफ है इस प्रकार का बनता है, तो हम ये कहेंगे कि इन दोनों के बीच में परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। क्या बोलेंगे, पूर्ण धनात्मक। हिंदी में इसको हम बोल सकते हैं पूर्ण धनात्मक सहसंबंध। अगर वैल्यूज को पुट करने के बाद आपका ग्राफ कुछ इस प्रकार का बनता है, यानी जो डॉटेड जो वैल्यूज आपने प्लॉट किए दोनों इस ग्राफ पे, दोनों वेरिएबल्स की, और कुछ इस तरीके का दिख रहा है। क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो अभी तो बस आप देखो कि कब परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन का जो ग्राफ है कैसा दिखता है, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन का ग्राफ कैसा दिखता है। हिंदी में इसको बोल सकते हैं पूर्ण ऋणात्मक। पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध। थर्ड सिचुएशन जो आपको देखने को मिल सकता है क्वेश्चन में, वो कुछ इस प्रकार का होगा। एक स्ट्रेट लाइन में नहीं दिखेगा आपको, बट ये तो दिखेगा कि 45 डिग्री के एंगल पे जा रहा है। बिल्कुल इसी साइड जाता हुआ दिखेगा आपको, बट इससे डिफरेंस होगा। ये क्या दिख रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में दिख रहा है, लेकिन ये वाला स्ट्रेट लाइन में नहीं है, वैल्यूज कहीं की कहीं प्लॉट हो रही है। तो जब ऐसा कुछ दिखता है आपको, तो हम केवल कहेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन, ओनली पॉजिटिव। फोर्थ आपका कुछ ऐसा हो सकता है, यानी ये इस तरीके का ही दिखेगा, तो इसको केवल हम नेगेटिव कोरिलेशन बोलेंगे। ऋणात्मक सहसंबंध। और लास्ट डायग्राम जो है उसमें आपको मतलब एक प्रॉपर साइड में वैल्यूज जाती हुई नहीं दिखेंगी, ना तो इधर ना ही इधर, वो घूमता रहेगा, है ना। तो उसमें हम कहेंगे नो कोरिलेशन, कोई सहसंबंध नहीं। तो जब भी आप स्कैटर डायग्राम से क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो इन पांचों सिचुएशन में से कोई एक सिचुएशन अराइज हो सकता है ना। और आपको ये ग्राफ याद रखने पड़ेंगे कि कब हम पॉजिटिव या फिर परफेक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव कोरिलेशन पता करते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं इसका, इससे थोड़ी सी क्लियरिटी आए। ये क्वेश्चन है, दो वेरिएबल गिवन है इसमें,
प्राइस एंड सप्लाई। अब इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको स्कैटर डायग्राम का यूज करके आपको पता लगाना है कि इन दोनों प्राइस और सप्लाई में क्या रिलेशन है, कैसा रिलेशन है। तो इन दोनों ही वैल्यूज को आप एक ग्राफ पर प्लॉट करते हैं, इनवर्स होता है, डायरेक्ट होता है, ठीक है। प्राइस को हम इसलिए यहां पर प्लॉट कर देते हैं 20, 30, 40, 25, 50, 75, 100, 125, 150, ठीक है। एक एक वैल्यूज को आपने प्लॉट करते जाने से पहले वैल्यू देखो, जब प्राइस 10 है तो सप्लाई कितना है 25, तो हमारा जो डॉट होगा यहाँ पर आएगा, इधर 10 के सामने अदर 25 के सामने। वैसे ही 20 पे 50 है, 20 पे 50, ये कुछ इस तरीके का जाएगा। उसके बाद 30 पे 75 है, यहाँ पे हो जाएगा। 40 पे 100 है, ये रहा 40, ये 100, ये हो गया। 50 पे 125 है, ये ऐसा हो जाएगा। 60 पे 150 है, ऐसा हो जाएगा। अब आप देखो, हमने जो ये पांचों ग्राफ कर रखे हैं प्रिपेयर, कौन से ग्राफ से मैच कर रहा है? फर्स्ट वाले से। तो हम ये बोल सकते हैं कि प्राइस और सप्लाई में कैसा रिलेशन है? परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। आपको लिखना पड़ेगा, ऐसे बस करके छोड़ नहीं देना है, टीचर नहीं समझेगा, है ना, कि मैंने तो कर दिया प्रिपेयर, अब समझ लो। क्या लिखना पड़ेगा कि प्राइस और सप्लाई में परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। क्लियरली क्लियर आया समझ? सेकेंड मेथड कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जिसका यूज करके हमें कोरिलेशन कैलकुलेट करना है। तो अब कार्ल पियर्सन के टोटल 3 मेथड्स हैं, डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन। क्वेश्चन में कभी भी वो मेथड नहीं बताता है आपको कि आपको करना कौन से मेथड से। आपको खुद से आइडिया लगाना होता है कि कौन से मेथड से मैं क्वेश्चन करूं कि क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए, ठीक है। मैं आपको कुछ ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि कब आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए, जिससे ये बेसिकली जो फॉर्मूला है ना, ये आपकी कैलकुलेशन को इजी बनाते हैं। सुन लो, अकॉर्डिंग टू मी सबसे इजी जो फॉर्मूला होता है वो डायरेक्ट वाला होता है, ये वाला छोटा भी दिख रहा है, लेकिन ये आप हर क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर सकते, इसकी कंडीशन है। अब क्योंकि हम कोरिलेशन 2 वेरिएबल्स का कैलकुलेट करते हैं, तो 2 वेरिएबल्स आप सपोज कर लो x और y है, तो ये वाला जो फॉर्मूला है ना तब यूज कर सकते हो जब x बार और y बार आपका डेसिमल में नहीं आता है। x बार और y बार का मतलब मीन होता है। मीन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? जितने भी नंबर्स होते हैं सबको ऐड करते हैं और डिवाइड कर देते हैं उसको। तो आप क्या करते हो, दोनों ही नंबर्स का, दोनों ही वेरिएबल्स का निकालते हो मीन। मीन अगर आपका डेसिमल में नहीं आया तो आपके लिए बेस्ट होता है ये बात, ठीक है। यहां पर हम लिख सकते हैं फर्स्ट वाला क्लियर हुआ। जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे हम तो आपको आइडिया होगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन पे क्वेश्चन क्लैरिटी आता है इसमें। ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला हम तब यूज करते हैं जब x और y की जो वैल्यू होती है ना कंपैरेटिवली बहुत स्मॉल होती है, 4, 5, 6, जिनको मल्टीप्लाई करना आपके लिए आसान रहे। अब मैं कहूँ 26 और 27 को मल्टीप्लाई करो, बहुत मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल। लेकिन अगर मैं कहूँ 4 और 3 को मल्टीप्लाई करो तो आसान है। तो जब हमें x और y की वैल्यू कंपैरेटिवली स्मॉल दिखे तब हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना होता है, व्हेन वैल्यू ऑफ x एंड y आर स्मॉलर, ठीक है। क्वेश्चन जब कराऊंगा तो मैं आपको क्लियर करूंगा, है ना, उस टाइम भी। शॉर्टकट वाला आपको तब यूज करना होता है जब आपने x बार और y बार कैलकुलेट किया और वो आ गया डेसिमल में। अब डेसिमल में आ गया तब आप ये वाला नहीं कर सकते यूज, क्योंकि ये पूरा दिन निकल जाएगा आपका, नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि डेसिमल का स्क्वायर निकालना, डेसिमल को मल्टीप्लाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये हम तब यूज when x बार एंड y बार
आर इन डेसिमल। और लास्ट वाला हम तब यूज करते हैं, लास्ट वाला डिपेंड करता है कि जब आप शॉर्टकट यूज करते हो, शॉर्टकट आपने यूज करना शुरू किया, आपको पता लग गया कि एक्स और वाई की वैल्यू जो है, एक्स बार और वाई की वैल्यू डेसिमल में आ रही है, तो आप सीधा इस वाले फॉर्मूले पर आ गए। अब ये वाला फॉर्मूला यूज किया आपने, तो यहां पर अगर फॉर्मूले में देखो dx और dy दिख रहा है, dx और dy हम कैलकुलेट करेंगे, dx और dy की वैल्यू जो आपको ज्यादा दिखे, जैसे 300, 400, 150, तब आप इधर आ जाते हो, क्योंकि वो ये वाला जो मेथड है dx और dy की वैल्यू को बहुत ज्यादा छोटा कर देता है। तो यहां लिख सकते हैं हम given value of dx and dy are much bigger। कभी भी कोरिलेशन का फॉर्मूला दिखता है आपको, पहली प्रायोरिटी आपकी होती है ये वाला फॉर्मूला, लेकिन इसकी एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? x बार और y बार डेसिमल में नहीं होना चाहिए, है ना। अब जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, इससे थोड़ा सा क्लियर हो आपको। अच्छा एक मिनट, ये जो बड़े बड़े फॉर्मूले दिख रहा है इनको कैसे याद कर रख सकते हो, उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। जैसे यहां पर फॉर्मूला देखो, ये वाला n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा, यहां पर मल्टीप्लाई किया आपने और यहां पर अलग अलग कर दिया आपने, इन्हीं को आपने अलग अलग कर दिया, मल्टीप्लाई यहां पे अलग अलग कर दिया आपने, ठीक है। अब आ जाते हैं यहां पे रूट में। रूट में पहले क्या लिखा आपने? n सिग्मा x का स्क्वायर माइनस सिग्मा x का होल स्क्वायर, इसी का होल स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे। तो एक बार यहाँ x का स्क्वायर और x का होल स्क्वायर है, सेम आप यहाँ पे उतार दोगे y को लेकर, यहाँ सिग्मा x का स्क्वायर है, यहाँ पे हमने n सिग्मा y का स्क्वायर, सेम टू सेम है, बस x की वैल्यू y में चेंज हो गई यहाँ पे। यहाँ भी क्या हो रहा है? सिग्मा x का होल स्क्वायर है, सिग्मा y का होल स्क्वायर है, यानी जो आपने यहाँ लिखा सेम टू सेम आपने यहाँ लिख देना है, बस उसमें क्या आ जाएगा? y आ जाएगा। सेम यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे n सिग्मा dx dy, यहाँ तो एक साथ है dx dy, यहाँ पे अलग अलग कर दिया आपने, dx अलग dy अलग। रूट में पहले dx n का n सिग्मा dx का स्क्वायर dx का होल स्क्वायर, और फिर यही वैल्यू यहाँ पे सेम टू सेम, बस इसमें क्या आ जाएगा? y n dy का स्क्वायर dy का होल स्क्वायर, सेम यहाँ पे, ठीक है ना। तो पहले dx सब कुछ ऑलमोस्ट सेम सेम सही है, बस आपको एक बार थोड़ा सा अपना माइंड यूज करना पड़ता है, किसी एक फॉर्मूले को याद करना होता है जिससे आप सारे फॉर्मूले को बना सकते हो, ठीक है। लगा आसान थोड़ा सा, एक दो बार लिखोगे तो आएगा समझ। इस क्वेश्चन में दो वेरिएबल्स है x और y, और यहां पर आपसे बोल रखा है उसने कि कोरिलेशन कैलकुलेट करो। अब कोरिलेशन जब हम कैलकुलेट करते हैं कार्ल पियर्सन का, कितने फॉर्मूले हैं हमारे सामने? पहली प्रायोरिटी क्या होती है आपकी कि इन दोनों x और y की वैल्यू का आप निकालते हो मीन, है ना। फॉर्मूले को भूल जाओ। क्वेश्चन दिखा आपको, आपने क्या किया? x बार और y बार, है ना। x बार और y बार कैसे निकलता है? x का टोटल डिवाइडेड बाय नंबर्स, x का टोटल करेंगे, y का टोटल करेंगे और नंबर से उनको क्या कर देंगे? डिवाइड, है ना। ये आ जाएगा 35 और ये आ जाएगा 70, ठीक है। और नंबर कितने हैं इसमें? 7 है ना। अगर आप x बार देखो 5 आ रहा है, y बार देखो 10 आ रहा है ना। तो जब मीन आपने कैलकुलेट कर लिया और दोनों का जो मीन है वो डेसिमल में, दोनों में से किसी एक का भी आता है डेसिमल में, तो फिर आप डायरेक्ट वाला नहीं यूज कर सकते, दोनों ही आपको प्रॉपर वैल्यूज दिखनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। प्रॉपर वैल्यूज आ गई, तो अब हम कौन सा वाला बेस्ट रहेगा हमारे लिए? फर्स्ट वाला, है ना। क्यों फर्स्ट वाला इजी होता है हमारे लिए? क्योंकि फर्स्ट वाला अगर आप फॉर्मूला देखो, आर से हम कोरिलेशन को डिनोट करते हैं। क्या फॉर्मूला है? स्मॉल x स्मॉल y, स्मॉल x का स्क्वायर स्मॉल y का स्क्वायर। यहाँ कैपिटल और स्मॉल का भी फर्क पड़ेगा। फर्स्ट वाले फॉर्मूले में स्मॉल x y, स्मॉल x का स्क्वायर स्मॉल y का स्क्वायर। तो करना ये आपको, देखो स्मॉल x स्मॉल y निकलता कैसे? x माइनस एक्स बार स्मॉल x आ जाएगा, y माइनस y बार स्मॉल y आ जाएगा। तो हमें करना ये दोनों कैपिटल्स में गिवन है। पहले हम क्या करेंगे? स्मॉल x निकालेंगे, x माइनस, है ना,
फिर स्मॉल y निकालेंगे, y माइनस में y बार, है ना, फॉर्मूला में तो यही कहता है ना, स्मॉल x और स्मॉल y चाहिए आपको। स्मॉल x कैसे निकालते हैं, x माइनस x बार, ये x रहा और x बार कितना आया हुआ है 5, यानी इसमें से 5 माइनस करते जाओ, -2 -1 0 1 2 -3 -2 -1 0 1 2 3। स्मॉल y बार कितना 10 आया हुआ है ना, -6 -3 -2 1 0 4 and 8। स्मॉल x और स्मॉल y निकालने के बाद आपको करना है स्मॉल x का स्क्वायर स्मॉल y का स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूले की डिमांड यही है, स्मॉल x का स्क्वायर स्मॉल y का स्क्वायर और लास्ट में स्मॉल x एंड स्मॉल y का मल्टीप्लिकेशन। ये 3 वैल्यू चाहिए हमें, ठीक है। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई, इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं, 9 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, स्क्वायर 36 9 4 1 0 16 एंड 80 64। और स्मॉल x इंटू स्मॉल y क्या आ जाएगा, यहां ध्यान रखना है क्योंकि माइनस माइनस प्लस भी हो जाता है मल्टीप्लाई करते जाओ, 6 हो जाता है यहां पर, ठीक है। तो ये 2 आ गया, 0 फिर 0 8 एंड 24। अब आपको तीनों वैल्यूज पता है, अब यहाँ पे पुट करना है x y का मल्टीप्लिकेशन 58, x का स्क्वायर कितना आ रहा है 28, रूट में ही रहेगा दोनों वैल्यू 30। अब आपको करना ही है, इन दोनों का रूट निकालना पड़ेगा पहले, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको डिवाइड करेंगे। और ध्यान रखना है कि जो कोरिलेशन की वैल्यू है ना वो 0 और 1 के बीच में आएगी, कभी भी 1 से ज्यादा नहीं आएगा। अगर 1 से ज्यादा आ रहा है इसका मतलब आपका कैलकुलेशन कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गया है ना।